Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here with part 2 of lesson number 1, the last lesson from class 12th Flamingo book. So guys, without delaying, let's start it. तो गाइज अब मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूँ लेसन नंबर 1, द लास्ट लेसन का, फ्लेमिंगो बुक से क्लास 12th का। और पार्ट 1 मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 2 इस लेसन का। और हम पहुँचे थे पेज नंबर 4 में, और इसका पहला पैराग्राफ छोटा सा है, दूसरा भी छोटा सा पैराग्राफ है, ये दोनों मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और आज हम शुरू करेंगे आई हर्ड एम हेमल से, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पे, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, I won't scold you little French. You must feel bad enough. तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एम हेमल ने उससे पार्टिसिपल के बारे में पूछा था, किससे? फ्रेंच से, ठीक है ना। और फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में ज्ञान नहीं था, वो पार्टिसिपल के बारे में नहीं बता पाया था। तो इसलिए जो है अब यहाँ पर फ्रेंच जो नरेटर है वो कह रहा है कि आई हर्ड, ठीक है ना, आई हर्ड, मैंने सुना एम हेमल को कहते हुए मुझसे, क्या कहा उन्होंने? आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, ठीक है। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम इस बारे में काफ़ी बुरा फील कर चुके हो, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें पार्टिसिपल के बारे में नहीं आया। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो देखो एक्चुअल होता क्या है, कह रहे हैं कि हर एक दिन हम खुद से कहते हैं कि अरे मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीखूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि अब हम कहाँ आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? लास्ट दिन है भाई लेसन का, फ्रेंच का, ठीक है ना। तो अब कल के लिए तो कुछ रखा नहीं है। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्जेस, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो यहाँ पर अब एम हेमल कह रहे हैं कि यही जो है एल्जेस के लिए ग्रेट ट्रबल है, यानी कि बहुत बड़ी परेशानी है। एल्जेस मतलब एल्जेस के लिए, मतलब एल्जेस के लोगों के लिए, ठीक है ना। वो क्या करते हैं यहाँ के लोग? जो सीखना है, जो लर्निंग है, उसे कल के लिए टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट से टू यू। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं बता दूँ, दोज फेलोज किसे कहा गया यहाँ पर? जर्मन्स को, ठीक है ना। पर्शिया के जो सोल्जर हैं, जर्मनी और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया और एक देश और है, उसको मिला करके बना था ना पर्शिया पहले, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि उन फेलोज को, यानी कि इन लोगों को आपने मौका दे दिया है, क्या कहने का? हाउ इट इज यू आर प्रिटेंडेड to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. तो अब एम हेमल कह रहा है कि आपने इन लोगों को मौका दे दिया है ये कहने का कि तुम कैसे फ्रेंच हो, तुम तो केवल फ्रेंच मैन होने का बहाना करते हो, क्योंकि ना तो तुम्हें फ्रेंच बोलनी आती है, ना तो तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज लिखनी आती है। बट यू आर नॉट वर्स लिटिल पुअर फ्रेंच। तो एम हेमल जो है फ्रेंच से कहते हैं कि लिटिल फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद। अब देखो, रिप्रोच का मतलब होता है वैसे तिरस्कार करना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एम हेमल कह रहे हैं कि लिटिल फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, बल्कि हम सभी में कुछ न कुछ है जो कि तिरस्कार के योग्य, या फिर जो हमें बुरा कर बनाता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं इस संदर्भ में, योर पेरेंट्स वेर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न। तो यहाँ पर एम हेमल कह रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स? फ्रेंच के, ठीक है ना, वो खुद नहीं चाहते थे कि तुम और ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। वे चाहते थे कि तुम या तो फार्म, खेत में काम करो, या फिर किसी मिल कारखाने में काम करो। क्यों? सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम आमदनी में
थोड़ा सा इजाफा कर सकें, कि कुछ पैसा कमा लो, ठीक है ना। एंड आई, और जहाँ तक मेरी बात है, कह रहे एम हेमल खुद से, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी जो है इसके लिए ब्लेम किया जाना चाहिए। ब्लेम मतलब दूसरी, ठीक है। आई हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तो क्या मैंने अक्सर तुम्हें लेसन पढ़ाने के बजाय अपने फूलों को पानी लेने के लिए नहीं भेजा, तो ब्लेम मुझ पर भी आता है, ठीक है, दूसरी मैं भी हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मेरा मन होता था फिशिंग करने का, मछली पकड़ने का, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। तो गलती कहीं ना कहीं या दूसरी मैं भी हूँ, कह रही एम हेमल, ठीक है ना। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तो इस तरह से अब जो है एम हेमल एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लेकर के जो है फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते चले गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए ये फ्रेंच का मानचित्र है, नक्शा है, ठीक है ना, मैप है। अब हम अगला पेज देखेंगे, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो एम हेमल ने कहा कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे सुंदर लैंग्वेज है। क्यों है? द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज है सबसे स्पष्ट लैंग्वेज है, क्लियर है और मोस्ट लॉजिकल है, यानी कि इसके शब्दों में बहुत ज़्यादा अर्थ या लॉजिक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसीलिए हमें इसे अपने आप में बचा के रखना है, ठीक है ना, अपने मध्य में बचा के रखना है इस भाषा को, और इसे कभी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इनका डिस्ट्रिक्ट है एल्जैस, वो अब किसके पास चला गया है? जर्मनी के पास, यानी कि एक तरह से क्या हो गए हैं? जर्मनी के गुलाम हो गए हैं। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो ये कह रहे हैं कि सॉरी, थोड़ा सा ये इंटरप्शन हो गया, यहाँ पे एक कॉल आ रही थी मुझे, ठीक है, तो अब मैं इसे थोड़ा सा साइलेंट मोड में कर देता हूँ और बढ़ते हैं हम फिर से अपने लेसन की ओर। तो अब ये कह रहे हैं कि जब तक जो है किसी देश के लोगों के पास ये लैंग्वेज जीवित रहेगी, ठीक है ना, तब तक उन लोगों के पास एक तरह की चाबी है, की है उस प्रिजन से, यानी कि उस गुलामी से आज़ाद होने की, ठीक है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उसके बाद उन्होंने ग्रामर बुक खोली और हमें एक लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब आश्चर्य होना, ठीक है ना, अचंभित हो जाना। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे आश्चर्य हुआ, अचंभित हुआ कि आज मैं इस लेसन को कितने अच्छे से समझ पाया, यानी कि जो लेसन पढ़ाएगा वो पूरा समझ पाया फ्रेंच के, ठीक है। ऑल ही सेड सीम्ड टू ईजी, सो ईजी आई थिंक टू, और वो बोले कि ये तो बड़ा आसान लगा और बड़ा आसान है, और मुझे भी यही लगा। दैट हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और बात ये भी है कि आज तक मैंने इतना केयरफुली यानी कि ध्यान से कभी सुना भी नहीं, ये बात भी थी, इसलिए मुझे ईजी लगा लेसन। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और बात ये भी थी कि शायद मिस्टर एम हेमल ने आज तक शायद इतने धैर्य, पेशेंस यानी कि धैर्य के साथ शायद कभी एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज़ एक्सप्लेनेशन नहीं की थी, ठीक है ना। ऐसा किसे लगा? लिटिल फ्रेंच को, जो कि इस चैप्टर का एक कैरेक्टर है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away and to put it all in our heads at one stroke, और ऐसा लग रहा था, देखो पुअर मैन जो है यहाँ पर मिस्टर एम हेमल के लिए यूज़ किया गया, शायद आगे भी पुअर मैन वर्ड यूज हो तो इसका मतलब है मिस्टर एम हेमल, ठीक है ना। तो वो चाहते थे कि वो जो कुछ भी जानते हैं वो यहाँ से जाने से पहले सब कुछ हमारे दिमाग में एक ही बार में डाल दे, ऐसा वो चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और उसके बाद ग्रामर के बाद हमने जो है एक लेसन राइटिंग यानी कि लिखने का लिया। दैट डे एम हेमल
एंड न्यू हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपीज लेके आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंड्स एलजेस, फ्रेंड्स एलजेस। और उस कॉपी में क्या लिखा था, जो कॉपी एम हेमल लाए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में उसमें लिखा था फ्रेंच एलजेस, फ्रेंच एलजेस। देखो फ्रांस जो है उनका देश हो गया, एलजेस उनका डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और ऐसा लग रहा था कि जो ये शब्द है फ्रेंच एलजेस, ये जो है फ्लैग्स की, फ्लैग यानी कि झंडे की तरह जो है फ्लोट कर रहा है, लहरा रहा है स्कूल के, सॉरी उस स्कूल रूम यानी कि उस कमरे में हर जगह। क्यों? क्योंकि हर जगह वो कॉपियाँ उन्होंने बांट दी थी, ठीक ना, हर एक को, इसलिए ऐसा लग रहा था। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ओवर डेस्क, और ऐसा लग रहा था हर एक डेस्क में ये शब्द फ्रेंच एलजेस जो है जैसे झंडा लहरा था ना, ठीक है ना, ऐसे ही लहरा रहा है, ऐसा लग रहा था एक रॉड पर। यू ऑट टू हैव सी सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और आपको देखना चाहिए था कि कैसे हर एक जो है अपने कार्य में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत था, आपको देखना चाहिए था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, और एक ही जो है साउंड आ रही थी उस रूम में, और वो साउंड थी पेपर के ऊपर पेन का स्क्रैचिंग का, ठीक है ना, जब लिखते हैं तो पेन स्क्रैचिंग की आवाज़ करती है। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स एक प्रकार के कीड़े होते हैं, ठीक है ना, उड़ने वाले। बट नो बडी पेड अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटिल वंस। तो देखिए एक बार बीटल जो है कमरे में उड़ के आए करे खिड़की से, ठीक है ना, तो उस उन बीटल्स पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे वहाँ पर उनका भी ध्यान नहीं गया। छोटे बच्चे कौन होंगे? शायद जो पीछे बुजुर्ग लोग आए थे बेंच में बैठे हुए, उनके शायद शायद एक दो बच्चे, दो चार बच्चे आएंगे, उन बच्चों का भी ध्यान उन पर नहीं गया। और बच्चे क्या कर रहे थे? हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। और छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? जो फिश हुक होता है ना, मछली पकड़ने का हुक, उसको ट्रेस कर रहे थे, उसको बना रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे ये जो है फ्रेंच फिश हुक हो, ठीक है ना, ऐसा लग रहा था। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो, और जो छत थी, ठीक है ना, वहाँ पर कुछ पिजन कबूतर बैठे थे जो बहुत धीरे धीरे कूड कर रहे थे, यानी कि गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और तभी मैंने अपने में सोचा, खुद सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तब मैंने सोचा क्योंकि कल से जर्मनी पढ़नी है ना, तो क्या ये जर्मन लोग इन पिजन्स को भी, इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? तो ये थोड़ा सा फनी पार्ट है यहाँ पे। अब अगला लास्ट पैराग्राफ है इसका। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then another. तो जब भी मैं काम करते हुए ऊपर की ओर देखता, काम यानी कि लिखते हुए ऊपर देखता एम हेमल की ओर, तो एम हेमल जो है मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर होकर के अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, और पहले एक चीज़ को ध्यान से देखते, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ को ध्यान से देख रहे थे वो, मतलब जो भी चीज़ है रूम में थी, क्लासरूम में, ठीक है। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, और ऐसा लग रहा था जिस तरह से वो चीज़ों को देख रहे थे बड़े ध्यान से, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस स्कूल रूम में, इस कक्षा में जो भी चीज़ें हैं उनको ध्यान से देख करके अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे, उसको वो अपने याद में रखना चाहते, संजो करके, ऐसा लग रहा था। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कितनी अजीब बात है ना कि पिछले 40 सालों से वो उसी एक स्थान पर थे, उसी स्कूल पर थे एज ए टीचर, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और वहाँ उनके सामने तो कक्षा थी, और उस कक्षा की जो खिड़की उससे बाहर उनका गार्डन था छोटा सा, ठीक है ना। फिर अगला पेज है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ। तो देखिए
यहाँ पर कह रहा है कि मिस्टर एम हेमल 40 साल से वहीं एज ए टीचर थे उसी जगह पर, वही क्लासरूम था, वही गार्डन था, लेकिन जो चीज़ बदल गई थी वो थोड़ा सा क्या था कि जो डेस्क थे बैठने के, ठीक है ना, वो स्मूथ हो गए थे, क्योंकि जब हम किसी डेस्क से या चेयर को बार बार यूज़ करते हैं तो घिस करके स्मूथ हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वेर टॉलर। वॉलनट यानी कि अखरोट, अखरोट के पेड़ जो गार्डन में लगे थे, बगीचे में, वो थोड़े से लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ। और जो होप वाइन एक तरह की बेल है, ठीक है ना, जिसको एम हेमन ने खुद प्लांट किया था, खुद लगाया था, वो जो है ट्विंड करते हुए यानी कि मुड़ते हुए ना, ऐसे मुड़ते हुए आगे बढ़ती है ना बेल, तो वो मुड़ते हुए जो है खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच चुकी थी वो बेल। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। तो यहाँ पर कह रहा है कि उन एम हेमल को जब वो इन सब को छोड़ के जा रही हैं तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा, ठीक है ना, उनका तो हृदय बिल्कुल टूट गया होगा, ब्रोकन हार्ट, ठीक। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day। और साथ ही साथ उनका दिल तब भी टूट गया होगा या टूट रहा होगा, उन्हें बुरा लग रहा होगा कि उनकी सिस्टर ऊपर कमरे में उनका इंतज़ार में इधर उधर घूम रही है, जिसने उनका ट्रंक यानी कि जो संदूक है उसकी पैकिंग पूरी कर ली है, और कल को उन्हें इस देश को छोड़ करके यानी कि इस एल्जास को छोड़ करके जाना है। तो ये सब सोच करके कितना बुरा लग रहा होगा मिस्टर एम हेमल को, यहाँ पर नरेटर कह रहा है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन आज एम हेमल के पास इतना धैर्य या साहस था कि वो जो है हर एक लेसन के बारे में जो है लास्ट तक सुन सके, ठीक है। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। और राइटिंग के बाद हमने एक लेसन हिस्ट्री का भी लिया। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बी बो बू। तो देखिए ये जो है कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे फ्रेंच के, ठीक है ना, तो जो बेबीज है छोटे बच्चे वो इन अल्फ़ाबेट्स को दोहरा रहे थे, ठीक है ना, चांटेड मतलब गा जैसा रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज हैंड स्पेल्ड द लेटर विद दैम। और पीछे जो ओल्ड हाउजर बैठा था जिसके पास वो प्राइमरी बुक थी अल्फ़ाबेट्स की, ठीक है ना, तो वह अपने चश्मों को पहन करके उन बच्चों के साथ इन लेटर्स को दोहरा रहा था या स्पेल कर रहा था, ठीक है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। और आप देख सकते थे कि वो ओल्ड हाउजर दोहराते हुए रो रहा था। हिज वॉइस वॉज ट्रेम्बलिंग विथ इमोशन। और इमोशन के कारण, भावनाओं के कारण ओल्ड हाउजर की आवाज़ लड़खड़ा रही थी उन स्पेल्स को बोलते हुए। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और उसकी आवाज़ को सुनना थोड़ा सा फ़नी लग रहा था, कह रहा है नरेटर यहाँ पर, क्योंकि वो रो इमोशन में है, ठीक है ना, भावनाओं में है, रो भी रहा है और दोहरा भी रहा है, तो इसलिए उसकी आवाज़ को सुनकर फ़नी सा लग रहा था उनको। वो हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे क्योंकि उन्हें बुरा भी लग रहा था, ठीक है, क्योंकि उनके फ्रेंच लैंग्वेज का आज लास्ट डे था। आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। और नरेटर कह रहा है कि मुझे वो लास्ट लेसन कितने अच्छे से याद है, ऐसा वो आह भरते हुए कहता है। एट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और तभी जो चर्च की जो घड़ी थी उस पर 12 बजे, ठीक है ना, उस 12 बजने की घंटी बजी। देन द एंजलस, एंजलस का मतलब होता है देवदूत, प्रार्थना, ठीक है, तो तब जो है प्रार्थना हुई, प्रार्थना का समय आया चर्च में। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंड अंडर आवर विंडोज। और तभी जो है हमारी खिड़कियों से अंदर को जो है ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई दी, ठीक है ना। ट्रम्पेट एक फूंक से बजाने वाला वाद्य यंत्र होता है, ठीक है ना, हवा से। तो तभी जो है ट्रम्पेट के बजने की आवाज़ सुनाई दी, किनकी, पर्शियंस की, ठीक है ना, पर्शियन सोल्जर्स की। और ये ट्रम्पेट जो है संकेत कर रहा था उन सोल्जर्स के ड्रिल यानी कि अभ्यास से लौटने की। एम हेमल स्टूड अप
वेरी पेल इन हिज चेयर, और तभी जो है बहुत ही आप कह सकते हो लेजीनेस से, या फिर पेल का मतलब वैसे होता है पीला पड़ना है, बीमार व्यक्ति, ठीक है ना। तो बहुत ही आप कह सकते हो कि कमज़ोर से नज़र आ रहे थे एम हेमल, तो वो अपनी चेयर से खड़े हो गए। एंड नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और यहाँ पर नरेटर फ्रेंच कह रहा है कि जब वो चेयर से खड़े हुए तो मुझे आज वो बहुत लंबे नजर आए, यानी कि इतना लंबा मैंने उनको कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, तो ही कुड नॉट गो ऑन। तो उसके बाद एम हेमल खड़े होकर के बोले, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, आई यानी कि मैं, और तभी वो जो है रुक गए, आगे नहीं बोले, क्योंकि समथिंग चोक्ड हिम, कुछ था जो उन्हें आगे बोलने से रोक रहा था, ठीक है। और इस तरह से ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो जो है ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा उठाया, एंड ब्रीथ बियरिंग ऑन विथ हिज ऑल माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और अपने सारे जो है करेज यानी कि शक्ति को इकट्ठा करते हुए उन्होंने जितना बड़ा हो सकता था उतने बड़े अक्षरों में चौक की सहायता से ब्लैक बोर्ड पर लिखा। क्या लिखा? विव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस तुम अमर रहो, ठीक है ना। तो ऐसा ये शब्द उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे अंतिम क्षणों में। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट अ वॉल, और इतना लिख करके वो रुक गए और उन्होंने अपना जो सिर था, जो मुंह था, वो जो है दीवार की ओर कर लिया, ठीक है ना, दीवार की ओर झुक गए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी शब्द के बोले, ही मेड अ जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है संकेत, टू अस विथ हिज हैंड, तो बिना शब्द बोले उन्होंने हाथ से हमें इशारा किया, ठीक है ना, संकेत किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, अब स्कूल पूरा हो चुका है, यू मे गो, और आप लोग जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है, इसका एक्सप्लेनेशन। और उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन चाहे पार्ट 1 का हो चाहे पार्ट 2 का हो, आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आगे भी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।